कलिकांगा व्यास ब्रजवासी चलो, तो इसके पहले हम बताए थे हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा नगर का पतन के बारे में हम बताए थे। ठीक है, बताए थे कि हड़प्पा नगर के पतन के कारण कई कारण बताया गया है विद्वानों के द्वारा, जो लगभग कब से स्टार्ट हुआ था पतन होना। 1921 में तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था ये। हम बताए थे कि लगभग हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो 1700 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट हो गया था पतन। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद अब हम पढ़ेंगे। हम ये भी बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता के जब पतन हुआ था तो पतन होने के बाद भी उसकी संस्कृतियां भी जो है कहीं कहीं देखने को मिली है, जिसमें से बताए थे हम कि आहार संस्कृति कहाँ में विकसित हुआ है, मतलब कि उसी हड़प्पा सभ्यता का ही संस्कृति है जो कि कहाँ में देखने को मिलता है, आहार संस्कृति राजस्थान में बताए थे। मालवा बताए थे, मालवा संस्कृति जो कि मध्य प्रदेश में, इनाम गांव और जोरवे की संस्कृति जो कि महाराष्ट्र में बताए थे ना। तो आज जो है से अब हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद का आज हम आरंभ करते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन, इसमें के बाद हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य ऐसा माना गया है, हम बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो उसके बाद जो है से उसकी जो संस्कृतियां अलग अलग जगहों पर जैसे देखने को मिली है ना, जिसमें से बताया आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति। उसके बाद मैंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, हड़प्पा हम बताए थे कि कहाँ है, पाकिस्तान वाला एरिया में है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के समय ही, जब से स्टार्ट हुआ पतन हुआ हड़प्पा सभ्यता, उसी समय से जो है वो भारत के पश्चिमोत्तर, मतलब पश्चिमोत्तर भारत में हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, पतन होने के बाद मैंने उसी के समय से लगभग पश्चिमोत्तर भारत में जो है वो एक अलग भाषा बोलने वाले समूह का बने रहने लगे। ठीक है, वो अलग भाषा बोलने वाले एक समूह का आगमन हुआ वहां पर पश्चिमोत्तर भारत में। पश्चिमोत्तर भारत में हम कब बात करें कुछ कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का जब काल समय हुआ, ठीक है, मतलब पतन होने लगा, उसी समय से जो है वो पश्चिमोत्तर भारत में एक अलग भाषा बोलने वाले जो है मानव का विकास होने लगा पश्चिमोत्तर भारत में, मतलब कि रहने लगे। ठीक है, उसका जो है उसका पहचान किया गया, पहचानने का मतलब कारण बताया गया है, पहचानने का एक सिद्धांत बताया गया है उन लोगों को। तो पहचानने की बात करेंगे तो उन लोगों का पहचान जो है बताया गया है सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक। मतलब कि पतन के बाद जब पश्चिमोत्तर भारत में ये अलग भाषा के लोग आने लगे, बसने लगे, ठीक है, तो उनका पहचान जो है, जो अलग भाषा के जो यहाँ पास लोग जो है से रहने लगे, उनका पहचान जो है से इन सभी आधारों पर किया गया। सामाजिक आधार है, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक आधार पर उन लोगों का एक पहचान किया गया कि वो लोग जैसे अलग भाषा के बोलने वाले हैं। ठीक है, उनमें से यदि पहचान की बात करेंगे तो उनका पहचान भी पहचानने को उनके जो इतिहास के बारे में भी, उनके बारे में जानकारी भी कई स्रोतों से मालूम चलता है। जैसे कि हम पहले बात किए थे कि हमारे इतिहास की जानकारी है ना, पाषाण युग की जानकारी, ये सभी को जो है किन किन चीज़ों से हम लोग उसके बारे में जानकारी लेते हैं, जिसमें से बताए थे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी, तो उसके बारे में कुछ स्रोत बताए थे। ठीक है,
कि उनका जानकारी जो है वो कुछ जो है से पुरातात्विक स्थिति के द्वारा पता लगता है, प्राप्त साक्ष्य के आधार पर। कहीं कहीं लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है, उससे प्राप्त होता है, हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी हमको जानकारी लेना है। जो पश्चिमोत्तर भारत में अलग भाषा के लोग जो रहने लगे, तो उनके बारे में भी हमको जानकारी लेना है। तो इनमें से अगर बात करें कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टि से, तो इनको जानने के लिए मुख्य रूप से जो है वो साहित्य के अनुसार हमको जानकारी मिलता है। साहित्य एवं बोल सकते हैं पुरातात्विक। इसको भी जो है से अलग भाषा रहने वाले लोग जब रहने लगे, तो इनका भी जो जानकारी है साहित्य के अनुसार और पुरातात्विक के अनुसार इनका भी जानकारी, इनका भी कुछ इतिहास हमको पता लगता है। ठीक है, इतिहास पता लगता है। जिसमें से हम साहित्य के बात करें, तो साहित्य के बात करेंगे तो साहित्य के एक जो है से मुख्य जो स्रोत है इनके बारे में जानकारी लेने का साहित्य के आधार पर, वो जैसे वेदों के द्वारा इनके बारे में जानकारी हमें वेद से भी प्राप्त होता है। ठीक है, जो पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे उनके जैसे एक जानकारी वेद के द्वारा मिलता है, जो कि साहित्य की दृष्टि से। ठीक है, तो वेद की संख्या कितना है? 4। ठीक है, वेद 4 है, जो कि कौन कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है ना, सामवेद एवं अथर्ववेद। वेदांग 4 सेट में क्या कथी? वेदांग 6 को होता है। ठीक है, तो इनके बारे में जानकारी जो है से एक मतलब मुख्य रूप से मानेंगे प्रमुख साधन जो है से एक वेद के द्वारा भी से बहुत अच्छा सा जानकारी इन लोग के बारे में मिलता है हमको। ठीक है, साहित्य की दृष्टि से देखें तो वेद के द्वारा हम लोग को इनके बारे में जानकारी मिलता है। अगर बात करें कि वेद, यहाँ पे बात करें वैदिक साहित्य में, तो इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि वैदिक साहित्य में ही इसके आधार पर एक अनुमान लगाया गया, एक अलग संस्कृति का विकास हुआ है, वो कहलाता है वैदिक संस्कृति। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं वैदिक संस्कृति। इसी समय जो है से एक चर्चा होता है वर्ड आर्य, जो सुना होगा कि आर्य लोग है ना, आर्य लोग कहाँ के निवासी है, कहाँ। ठीक है, हाँ, आर्य समाज ये सब है ना। तो आर्य कहने का मतलब, आर्य शब्द का जो अर्थ है, आर्य शब्द का अर्थ जो है से इतिहासकार के द्वारा एक अनुमान लगाया गया है, एक उनके बारे में बताया गया है कहानी के रूप में, कि आर्य जो है वो एक विशेष भाषा बोलने वाले लोगों का समूह से है। आर्य शब्द का अर्थ जो बताया गया है वो एक विशेष भाषा बोलने वाला जो है से लोग हैं उनके समूह से इसका जो है से अर्थ निकाला गया है आर्य लोग, जो कि यही जो है से यही लोग जो है से पश्चिमोत्तर भारत में बसे थे। ठीक है, जो तो आर्य शब्द का अर्थ हुआ यही कि वो एक जो है से अलग भाषा बोलने वाले समूह थे। ठीक है, जो कि वो धीरे धीरे जैसे मतलब पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे थे। अब जो है से पहले के हम बात बताए थे कि आरंभिक मानव को उनको जो है से क्या बोलते थे, क्या करते थे, उनके बारे में हमें जो है से पूर्ण रूप से पता नहीं है। ठीक है, उनका भाषा क्या था इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बाद के यदि हम काल को देखेंगे तो यहाँ पे अब इतिहासकारों के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है,
बताया गया है कि ये जो है से अब जो है से हड़प्पा सभ्यता का पतन के बाद जो है से पश्चिमोत्तर भारत में एक विशेष भाषा बोलने वाले लोग जो है से पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे। ठीक है, तो वो जो है से मतलब आर्य का ही अर्थ बताया गया है कि वो आर्य, उनको जो है से आर्य ही कहा जाता था। ठीक है, तो आर्य जो है से विशेष भाषा बोलने वाले समूह है जो इनके द्वारा जब बसने लगे। अब कहीं पर भी कोई आदमी बसता है, ठीक है, तो बसने के दौरान जो कोई भी अलग समूह आता है, कहीं पर भी जाता है, तो वो जो है अपने साथ में उसका अपना संस्कृति रहता है ना। अपने संस्कृति के हिसाब उसका अपना अपना व्यवहार रहता है, खान पान वेशभूषा उसका अलग अलग रहता है। अगर बात करते हैं आज हम लोग भारत में हैं, चले जाएंगे न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड में हमारे के यहाँ जो भी है, जितना भी व्यवहार, जितना भी संस्कार, जितना भी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, जितना सभी में चेंजिंग आ जाएगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये लोग भी जब आए तो इनके द्वारा भी एक नए जो है से संस्कृति का विकास किया गया। ठीक है, जब भारत में रहने लगे ये लोग, तो इनके द्वारा जो है से एक नए जो है से संस्कृति का विकास किया गया। और नया जो संस्कृति विकास किए उसी को बोला जाता है वैदिक संस्कृति। ठीक है, ये लोग के द्वारा जो नया जो अपना जो संस्कार है, मतलब ये लोग के द्वारा जो संस्कार अपनाए थे उन्हीं को, उसी को जो है से नाम दे देगा वैदिक संस्कृति। ठीक है, पूछता है कि वैदिक संस्कृति क्या है, इसको कहते हैं। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति हो गया। बात करते हैं वैदिक साहित्य में, तो वैदिक साहित्य के यदि बात करेंगे तो वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है पूर्व वैदिक, या इसी को बोल देते हैं ऋग वैदिक, और एक होता है उत्तर वैदिक। वैदिक साहित्य को दो भाग में बांटा गया है। एक हो गया पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक साहित्य, और एक हो गया उत्तर वैदिक साहित्य। ठीक है, तो पूर्व वैदिक में जो है ये सब जो है आर्य लोग, जैसे आर्य लोग ही वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता का विकास किए, वैदिक संस्कृति का विकास किए। और उन लोग का जो भी मतलब कि जानकारी है वो लोग वैदिक स्रोत के अनुसार, उन लोग उस समय के जो साहित्य है ना, उस समय के जो वेद है, जो उनका जो लेखन कला, वेद अरण्यक, ये सब जो उससे हमको इनके बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, तो उसमें जैसे वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो वैदिक साहित्य जो है इसमें से मुख्य रूप से जो है वो ऋग्वेद आता है। ऋग वैदिक साहित्य में केवल जो है से ऋग्वेद को रखा गया है। ठीक है, और उत्तर वैदिक में बात करेंगे तो हम बताए कि वेद कितने हैं, 4 को है, जिसमें से केवल ऋग्वेद जो है से पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उत्तर वैदिक जो बाकी जो 3 हो गए, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद, और एक है अथर्ववेद। ये तीनों उत्तर वैदिक में आ गए। ठीक है, इसके साथ साथ में और आता है जैसे ब्राह्मण, फिर उसके बाद है अरण्यक एवं उपनिषद। जिस तरह से ये लोग वेद है, वेद का बुक है, उसी प्रकार से अरण्यक भी होते हैं। ठीक है, यदि ब्राह्मण की बात करेंगे तो इसमें से हम लिख देते हैं, ब्राह्मण की जो संख्या है 9 है। ठीक है, अरण्यक हम लिख देते हैं, अरण्यक 6 है,
और उपनिषद कितना है जानता होगा तुमने? उपनिषद की कुल संख्या कितना है? 108 है 108। कुल, ठीक है। जिसमें से प्रारंभिक जो है वो 13 उपनिषद है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक साहित्य में इतना सारा को सम्मिलित किया गया है और पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक में केवल ऋग्वेद को रखा गया है, ठीक है। अब इसके आधार पर ही वैदिक साहित्य के आधार पर ही एक वैदिक युग को भी कल्पना किया गया है, वैदिक युग को भी बांटा गया है। साहित्य की वैदिक साहित्य के आधार पर ही एक वैदिक युग भी अलग से बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि उसी समय के बात किया जा रहा है वैदिक साहित्य के समय, तो उसी समय के काल को जैसे वैदिक युग नाम दे दिया गया, ठीक है। तो वैदिक युग को भी 2 भागों में बांटा गया है। तभी फिलहाल इतना बता लो, उसके बाद हम वैदिक युग के बारे में बताते हैं।